लकी को प्रांजल ने रोक तो लिया था, लेकिन उसे रोकने के बाद भी वो उसके बारे में काफी बुरी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो उसके अंदर किसी तरह की कोई नैतिकता नहीं देखता, और ये बात लकी को बुरी लगी। इधर अभिलाषा जी के कहने पर होटल का मैनेजर उस बैंक्वेट में आ गया जहां पर लकी की पार्टी चल रही थी। जब उसने देखा कि एक आदमी उसी लड़के को डांट रहा था जिसका ध्यान रखने के लिए अभिलाषा जी ने कहा, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था। अरे दुरानी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही प्रांजल ने मैनेजर दुरानी को देखा तो उसके मुंह से निकला और उनके पास जाते हुए उन्हें अंदर बुलाने लगा। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? चलो मैं आपकी मुलाकात सब लोगों से करवाता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनो। ये जो शख्स अभी मेरे साथ खड़े हैं ना, इनका नाम है करीम दुरानी और ये यहाँ के मैनेजर हैं। जैसे ही प्रांजल के मुंह से लोगों ने दुरानी का इंट्रोडक्शन सुना तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और उसका स्वागत करने लगे। तुम लोग यहाँ अपने स्कूल वालों के साथ और अपने मिलने वालों के साथ मीटिंग कर रहे हो ना? चलो अच्छा है, आप सबको आपकी मीटिंग ऑल द बेस्ट। वैसे प्रांजल जी, क्या हुआ इस लड़के के साथ? अभी इसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहे थे आप? अरे दुरानी साहब, आपको इस आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही की। प्रांजल ने ऊपर ऊपर से दुरानी को अभी जो हुआ वो सारी बात समझा दी। वो उसे लकी के कर्मों के बारे में बता रहे थे और आखिर में उसने कहा, अब आप ही बताओ, मैं ऐसे बेकार के आदमी को यहाँ से फ्री से खाना खा के जाने दूं? अगर इस आदमी ने आज पैसे नहीं चुकाए ना तो मैं इसे यहाँ आपके पास ना काम करने के लिए छोड़ जाऊंगा। दुरानी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उसकी बात सुनी। उसके बाद अपनी तरफ से थोड़ा सा इधर उधर की बात की और उसके बाद ये सारी बात बताने के लिए अभिलाषा जी के पास पहुंच गया। क्या बात है प्रांजल जी, आपने तो आज दुरानी जी से मिलवा दिया। हाँ, वैसे भी जयपुर ग्रीन यहाँ का बहुत बड़ा होटल है और यहाँ का मैनेजर होना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब ऐसे में अगर हमारी इनसे जान पहचान हो गई तो आगे हमें ये जान पहचान काम आएगी ना। प्रांजल जी, आप तो कमाल हो। हाँ भाई, अगर एक शब्द में कहूँ तो इनसे बड़ा और आदमी कोई नहीं, और आने वाले वक्त में तो सिर्फ इनका ही नाम होगा। सब लोगों ने प्रांजल की तारीफ में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए और ये सब सुनकर प्रांजल भी काफी हवा में उड़े जा रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी ये बात चले जा रही थी कि आखिर दुरानी यहाँ अचानक उसके पार्टी में क्या करने के लिए आया था। भले ही वो जानता था कि वो जयपुर में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ इतना बड़ा आदमी भी नहीं था जो उसके बीच में आ जाए। अगर पैसों के मामले में देखा जाए तो वो जयपुर के शुरुआती 3 लोगों में भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर दुरानी यहाँ आया था तो उसके लिए अच्छी बात थी और वो इससे काफी अच्छा महसूस कर रहा था। प्रांजल ने इस चीज को अच्छे से फायदा उठाया और इस मौके पर सब लोगों के बीच में अपने आप को बॉस बनाना शुरू कर दिया। इसलिए उसने अपने लोगों की तरफ देखा और कहा, वैसे मैं और दुरानी साहब तो एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते, इसलिए वो बस ऐसे ही मुझसे मिलने आ गए। आखिर बार जब मैं मुंबई भी आया था ना तो रुस्तम डांगी जी और पारस जी भी मुझसे मिलने आए थे। हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। क्या आपकी दिल्ली वाले रुस्तम जी से दोस्ती है? अरे रुस्तम जी के आसपास तो सेलिब्रिटी भी आने के लिए मरते हैं। प्रांजल जी, मैं उन्हें एक बार के लिए देखना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो ना। बाकी सब लोग ने अब प्रांजल की ओर देखना शुरू किया और तारीफ करने लगे। अगर वो रुस्तम डांगी से मिल सकता था तो इसका मतलब साफ था कि वो बहुत बड़ा आदमी था और गांव के भविष्य को वो ही सही कर सकता था। देखो, उनसे मिलने की बात कहना तो अपने आप में आसान है, लेकिन पहले एक बार और मिलने दो। इसके बाद मैं खुद उन्हें बुलाऊंगा और कहूंगा कि आप हमारे गांव वालों से मिलो। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खाना खाना चाहिए। प्रांजल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई सब लोग उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। प्रांजल जी, ये आदमी अभी तक यहाँ से गया नहीं? श्रेया ने प्रांजल को उसकी बाजू से पकड़ा और लकी की तरफ इशारा करने लगी। वो लकी को देखकर हंस रही थी। जैसे ही उसने सुना कि प्रांजल दिल्ली के किसी बड़े से आदमी रुस्तम डांगी को जानता था तो उसे लग रहा था कि अब वक्त आ गया था कि वो शिवांग का साथ छोड़कर प्रांजल से नाता जोड़ ले। भाई बताओ, क्या तुम पैसे दोगे? अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो जाओ और किचन में जाकर बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग जो कहोगे मैं काम करूंगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूं। जाओ। प्रांजल ने कहा। मैं भी बाहर जा रहा हूं और थोड़ी देर में तुम्हारे पैसे ला कर देता हूं तुम्हें, लकी ने कहा। वो जानता था कि उसकी माँ यहीं पर थी, ऐसे में वो अपनी माँ से पैसे लेता और वापस प्रांजल को दे सकता था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ आदमी हूँ? क्या लिखा है मेरे माथे पर? अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचा भी ना बेटे, जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्रांजल ने उसके सामने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे वरना हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। श्रेया, तुमने अभी तो कहा था ना कि तेरे पास तो 1000 रुपए पड़े हैं, ऐसे में अब क्या तेरे पास वो भी नहीं है?
हाँ, अगर पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप रसोई में जाओ और बर्तन धो। किसी ने सही कहा है, बिना मतलब के फोकट के ना आदमी बेहद आलसी हो जाते हैं, कोई काम भी नहीं करते ढंग से। किसने कहा कि ये पैसे नहीं दे सकता? अचानक से दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई और इसके बाद बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुल गया। सब लोगों ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आ गई। उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और सफेद रंग का ब्लाउज। उन्होंने अपने बाल पीछे की तरफ बांधे हुए थे और कानों में सोने की बालियां पहनी हुई थी। उनकी आंखें काफी बड़ी और चमकीली थी। वो ऐसे लग रही थी कि उन्हें कोई भी देख कर यह नहीं कह सकता था कि वो लकी की माँ थी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही लकी ने इतने सालों बाद अपनी माँ को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वो उसे बंद तो करना चाहता था, फिर भी उसका मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त लकी की माँ उससे मिलने के लिए बिना उसके परिवार को बिना बताए ही आ गई और इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अभी भी अपने अग्रवाल होने का दर्जा बनाए रखने की काफी जरूरत थी। अभिलाषा जी वहां ऐसे ही घुस आईं और उनके पीछे पीछे रुस्तम दांगी और करीम दुरानी भी अंदर चले आए। अभिलाषा जी अपने सामने कुर्सी की तरफ बढ़ी और वहां पर जाकर बैठ गई। रुस्तम दांगी और करीम दुरानी उनके अलग बगल बैठ गए। लकी भी अब जाकर अपनी माँ के पीछे खड़ा हो गया। ये बाकी सब लोग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी जो ऐसे उनके सामने आ गई और उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। दुरानी साहब आप? प्रांजल बाकी दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता था और इसलिए वो दुरानी से ही बात कर रहा था। दुरानी का चेहरा गंभीर हो चुका था और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाता, इतने में अभिलाषा ने उसे एक इशारे से रोका और बीच में ही चुप हो गया। दुरानी लकी की माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। ये श्रेया कौन है? खड़ी हो जाए अपनी जगह पे, अभिलाषा ने कहा। जैसे ही श्रेया ने अपना नाम सुना तो वो पूरी तरीके से चौंक गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अभिलाषा के सामने आ गई। क्या कह रही थी तुम इसके बारे में? अभिलाषा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए श्रेया से पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान ने श्रेया को अंदर से डरा कर रख दिया। उसे उनकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। अभिलाषा के सामने तो श्रेया किसी दूध पीती हुई बच्ची से कम नहीं लग रही थी। अब ऐसे हाल में वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। वो मैं कह रही थी कि मैं ये इसे गार्ड से बाहर निकाल पा दिया था होटल से, श्रेया ने बड़ी मुश्किल से कहा और फिर जब उससे आके बोला नहीं गया तो उसने अभिलाषा जी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। अभिलाषा अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रेया के पास आ गई। इतने में श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचे की आवाज आई। उसके बाद उन्होंने उसके बालों से पकड़ा और फिर एक बार और तमाचा लगाया। फिर उसने उसका हाथ छोड़ा और फिर से श्रेया की तरफ देखने लगी। उसकी हालत खराब हो गई। वो तो अच्छा था कि उसे दूसरे लोगों ने पकड़ा हुआ था। जो लोग उसके पास खड़े थे वो चाहते तो अभिलाषा जी को रोक सकते थे, लेकिन वो उनसे इतना ज्यादा डर गए थे, इसलिए कोई भी उनकी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही श्रेया के गाल पर तमाचा पड़ा उसके बाद अभिलाषा जी ने भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये प्रांजल कौन है? बाहर आना जरा। अभिलाषा जी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज भी उसका यही हालत खराब होने वाला था। लेकिन भीड़ ये देखकर उत्साहित हो चुकी थी। वो औरत सच में इतनी ताकतवर थी कि वो प्रांजल से भी इस तरह से बात करने की हिम्मत कर पा रही थी। मैं हूं प्रांजल। अभी ये समझने की कोशिश कर रहा था प्रांजल की औरत कौन थी। जब उसने देखा कि वो उसकी तरफ आ रही थी तो वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो चुका था। प्रांजल इतने सारे लोगों के सामने इस तरह मार नहीं खा सकता था, लेकिन जब वो चलते चलते रुक गया तो उसने अभिलाषा जी की तरफ देखा और बोला, प्रांजल मेरा नाम है, पर आपका नाम क्या है? कौन है आप? मैं कौन हूं ये पूछना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही तुम्हारे अधिकार में आता है ये कि मैं कौन हूं। मैं जब अभी अंदर आ रही थी तो मैंने सुना कि तुम पैसों से जुड़ी कुछ बात कर रही थी। क्या बात है? इस लड़के ने मेरा खाना खाया है तो क्या इसे मेरे पैसे नहीं देने चाहिए? अगर इसके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पैसा मैं काम करके वसूलवा लूंगा इससे, प्रांजल ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हारा ये मानना है कि ये लड़का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारा? और क्या कह रहे थे तुम अपने इस सड़े हुए मुंह से इसके बारे में? अभिलाषा ने हंसते हुए उसे देखा और पूछा। जैसे ही अभिलाषा ने उसे डांटा तो प्रांजल को ऐसा लगा कि अगर वो उससे इस तरह से बात करता रहा तो शायद उसके जो लोग उसके सामने खड़े हैं उसे इस वक्त देख रहे हैं, उसकी नज़र में उनकी इमेज गिर जाएगी। इसलिए उसने आगे कहा, बिल्कुल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैंने खुद बाहर से अपनी आंखों से देखा ये लड़का बूढ़ी औरत से 10 रुपए मांग रहा था। अगर इसके पास पैसे होते ना तो ये इस औरत से 10 रुपए मांगता क्यों? प्रांजल ने पूछा। मुझे साफ साफ बताओ कि ये बूढ़ी औरत से पैसे कब और क्यों मांग रहा था? अभिलाषा जी ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी गरीब औरत से पैसे ले सकता था। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसने उसे माँ कहकर बुलाया।
अब इतना बड़ा हो गया है और कुछ काम नहीं करता, जबकि इसकी माँ इतनी बूढ़ी होने के बाद भी इतना काम कर रही है। और जब इसने उसने माँ कह के बुलाया ना तो वो रोने लगी। इतना परेशान होकर इसकी जेब में 10 रुपए रख दिए, और ऐसे में क्या बात हो सकती है, इसने अपनी माँ को परेशान करके 10 रुपए मांग लिए उससे। प्रांजल ने कहा। ये बात सुनकर लकी भी दंग रह गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रांजल को इस बात की सफाई मिलती? क्या अभिलाषा जी की सबके सामने बताती कि वो लकी की माँ थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलियनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी जब बाहर जाने ही वाला था, ठीक तभी उसे प्रांजल ने बीच में रोक दिया। वो उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी उसे पैसे देने के लिए राजी नहीं था। इतने में लकी की माँ अभिलाषा भी वहां पर आ गई। पहले तो उसने श्रेया को थप्पड़ लगाया और उसके बाद उसने प्रांजल का कॉलर पकड़ लिया, लेकिन प्रांजल भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, और वो लकी के बारे में जो सोच रहा था वो उसने अभिलाषा को बता दिया। लेकिन अभिलाषा को खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को इस तरह के कपड़े पहनाता है? अरे ये तो वही कहावत है ना कि कोई भी बेटा अगर अपनी माँ के साथ जुड़ा हो तो वो अपने आप में खजाना होता है, लेकिन अगर वो अपनी माँ से कट जाए तो वो सूखा पेड़ हो जाता है। इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और किसी से प्यार नहीं हो पाता। जब ये बात लकी ने सुनी तो वो उसकी माँ की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों के अंदर से चमक आने लगी, और ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ गए। लकी ये सुनकर अपनी माँ के पास जाना चाहता था और उनके गले लगना चाहता था, ताकि उन्हें खुद इस बात का दुख ना हो। ठीक इसी वक्त अभिलाषा जो खड़ी थी प्रांजल के पास गई और उसे एक जोरदार तमाचा लगा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे दूसरा थप्पड़ लगाने की कोशिश की, इतने में प्रांजल ने उनका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मेरा हाथ, अभिलाषा जी ने गुस्से में कहा। अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतने में लकी के मुंह से बस ये निकला और जोर से प्रांजल की तरफ जाने लगा। उसके बाद उसने उसकी छाती में एक जोरदार लात मारी, और उसकी लात खाते के बाद प्रांजल नीचे गिर गया। इतने में लकी ने अभिलाषा को खींच लिया और उन्होंने घबराते हुए कहा, माँ आप ठीक हो? वो उसकी माँ से ये पूछना चाह रहा था कि वो उसे पहचान क्यों नहीं पा रही। बेटा, अभिलाषा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लकी का चेहरा छू लिया। इधर प्रांजल जो कि नीचे गिरा था, उसे भी लोगों ने सहारा देकर खड़ा किया। साले फटीचर दो कौड़ी के आदमी, तू मुझसे प्रांजल से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू मुझे बुली कर लेगा? मेरे साथियों, इस लड़के से लड़ाई करने में मेरी मदद करो। कौन है जो मेरे से इससे निपट सकता है? मैं उसकी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, प्रांजल ने अपने लोगों से कहा। उन लोगों के बीच में प्रांजल का बहुत बड़ा नाम था, और सिर्फ उसके कहने के बाद ही बहुत सारे लोग लकी और अभिलाषा से लड़ने के लिए आगे आ गए। इतने में दो लोग, लकी और अभिलाषा, एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। वो और कोई नहीं बल्कि दुरानी और रुस्तम डांगी थे। दुरानी साहब, आप प्लीज बीच में मत आओ। अगर यहाँ कोई भी नुकसान होता है ना तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। जो भी लगेगा मैं उसका दुगुना दूंगा। आप देख ही रहे हो ना कि इन दोनों ने मेरे साथ और इस लड़की के साथ कितनी मारपीट की है। मेरा नाम प्रांजल है और इन लोगों ने मेरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरे साथ बदतमीजी की है। प्रांजल को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सिर फटे जा रहा था। तुम्हें बदला लेना है ना, तो ये बकवास बंद करो और चुपचाप इन मैडम के सामने आकर माफी मांगो, वरना तुम्हें ना बाद में बहुत भुगतना पड़ सकता है, दुरानी ने उसे समझाते हुए कहा। अरे दुरानी साहब, आप मुझे मना कर रहे हो। मेरा नाम प्रांजल है, भले ही आज मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपको क्या लगता है मैं इनसे माफी मांगूंगा? बात करते हैं, प्रांजल ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने एक बार और अभिलाषा को देखा और बोला, मुझे नहीं मालूम कि ये औरत कौन है और ये कितनी अमीर घराने से आई है या नहीं आई है। मैं आपके डर से ना इसे छोड़ देने वाला नहीं हूँ। बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सबके सामने अगर ये जयपुर की टॉप 10 पैसों वालों में से भी होगी ना, तो भी मैं इसे बदला लूंगा। प्रांजल खुद भी जयपुर के काफी बड़े परिवार का आदमी था, और इसलिए वो जानता था कि इस औरत का जयपुर में कोई बड़ा नाम नहीं था। और अगर उसका कोई बड़ा नाम नहीं था तो इसका मतलब साफ था कि प्रांजल को उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। हाँ हाँ, प्रांजल जी इस औरत से डर जाएंगे क्या? प्रांजल जी तो रुस्तम जी को भी जानते हैं और पारस जी को भी। अगर यहाँ के बड़े लोग भी आ जाएंगे ना तो भी रुस्तम जी से निपट नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, चुपचाप माफी मांग लो प्रांजल, वरना अगर इनका दिमाग गर्म हुआ ना तो बाद में तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा।
अब प्रांजल के साथ वालों ने उसके बारे में बड़ी बड़ी डींग हाँकनी शुरू कर दी। रुस्तम जी ने इतने में प्रांजल की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सच में रुस्तम डांगी से मिले हो? हाँ हाँ बिल्कुल मिला हूं। और तुम कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रांजल ये कोशिश कर रहा था कि वो रुस्तम डांगी को भी उसकी आवाज से डरा देगा लेकिन जब उसने अपने आप से और सामने उस आदमी को देखा जो उसे घूरता देख रहा था तो इतने में प्रांजल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने खड़ा था वो इतना सीधा भी नहीं था। अचानक से उसने रुस्तम डांगी को देखा और पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कौन होऊंगा मैं, बताओ? रुस्तम डांगी ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही प्रांजल परेशान हो गया और अचानक से उसने प्रांजल की ओर देखा और पूछा, दुरानी साहब ये कौन है? दुरानी साहब ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही तो है रुस्तम डांगी जिनसे आप मिलने की बात कर रहे थे, दिल्ली के बॉस है ये रुस्तम डांगी कैसे हो सकते हैं? प्रांजल ने कहा। उसे दुरानी साहब की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने रुस्तम डांगी की तरफ देखा और उसके माथे से पसीने उतरने लगे। रुस्तम डांगी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। प्रांजल उसकी तरफ देख भरने से कांपने लगा और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने कभी अपनी जीवन में नहीं सोचा कि वो इस तरह से रुस्तम डांगी से मिल पाएगा। एक बार के लिए तो उसे लगा कि दुरानी उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि दुरानी उसके साथ बेईमानी कैसे कर सकता था। रुस्तम साहब, मुझे माफ कर देना, मैं आपको ऑफेंड कर दिया मैंने, सॉरी। प्रांजल को इतना डर लगा कि वो सीधा रुस्तम के घुटनों पर जा गिरा। भले ही उसने कभी सोचा नहीं था कि रुस्तम के सामने वो ऐसे आएगा, लेकिन उसने रुस्तम डांगी के कारनामों के बारे में बहुत सुना था। वो जितने भी बड़े लोगों से मिलता था, रुस्तम डांगी उनसे भी बड़ा आदमी था। लोग उसके बारे में यही कहते कि उसने 10 से भी ज्यादा लोगों को मारा हुआ था, इसलिए वो रुस्तम डांगी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर रुस्तम ने उसे सबक सिखाने के बारे में सोच लिया तो उसके परिणाम के बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रांजल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुस्तम डांगी का गुस्सा दूर करना चाहता था और उसके लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लग रहा था कि वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाए। वो जैसे ही नीचे बैठा, बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रांजल कभी रुस्तम डांगी से मिला ही नहीं था और वो इस तरह से इस आदमी के घुटनों पर क्यों बैठा हुआ था। क्या सच में वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था वही रुस्तम डांगी था? बाकी लोगों ने जब अपने सामने ये नजारा देखा तो उनका दिल और तेजी से धड़कने लगा और उनके हाथ पैर कांपने लगे। प्रांजल जैसे ही नीचे बैठा, बाकी सभी लोग भी उसके साथ नीचे बैठ गए। वो सब के सब डरे हुए और परेशान थे। रुस्तम सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में जानता नहीं था, मैंने आपको देखा भी नहीं था और मैंने आपको बेकार में नाराज कर दिया। मैं गली के कुत्ते से भी खराब हूं। आप मारिए सर, मुझे प्लीज मारिए। प्रांजल ने अपने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाते हुए कहा, लेकिन रुस्तम ने उसे माफ नहीं किया, बल्कि उसके सिर पर एक जोरदार लात मार दी। प्रांजल जोर से चिल्लाया और फिर से नीचे गिर गया। इसके बाद वो फिर से उठा और अपने घुटनों पर आते हुए बोला, आपने अच्छा मारा, मारो मुझे जिंदा मत छोड़ो। रुस्तम ने देखा कि वो अजीब सी हरकत कर रहा था और रुस्तम को भी ये देखकर अजीब लग रहा था, इसलिए रुस्तम डांगी ने अभिलाषा की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, आप क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए इसके साथ? अभिलाषा जी का गुस्सा इस वक्त थोड़ा शांत हो गया था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे से प्रांजल की तरफ बढ़ने लगी। प्रांजल का दिल अब और ज्यादा घबराने लगा। रुस्तम डांगी उस औरत की इतनी इज्जत कैसे कर सकता था? वो तो उनसे बड़ा था, फिर उनसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? आखिर कौन थी ये औरत? प्रांजल अभी तक घुटनों पर ही बैठा हुआ था। उसने अपना सिर भी जमीन पर टिका दिया। वो सुन पा रहा था कि 2 हील्स उसकी दिशा में आगे आ रहे थे। उसकी आवाज भी उसे अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। कदमों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसकी मौत उसके पास आ रही हो और उसकी वजह से वो कांपता जा रहा था। ऊपर देखो। जैसे ही प्रांजल ने अभिलाषा जी की आवाज सुनी तो ना जाने उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकलने को हो गया। हाँ, प्रांजल ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा और फिर धीरे से अपना सिर उठा लिया। जैसे ही उसने अभिलाषा जी को मुस्कुराते देखा तो उसके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे मालिक को देखकर नौकर को आ जाती है। अभिलाषा जी ने प्रांजल के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने 4 से 5 थप्पड़ मारे उसे।
अपना गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने प्रांजल को छोड़ दिया। प्रांजल को उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा हो, उसके कानों में जैसे ड्रम बज रहे हो, उसके चेहरे ऊपर खून दुगनी रफ्तार से दौड़ रहे थे और अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगा। प्रांजल ने उसे साफ किया और हाथों पर उसी का खून लगा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। प्रांजल पागलों की तरह चिल्लाए जा रहा था, लेकिन अब वो अभिलाषा जी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बस हाथ जोड़कर नीचे देख रहा था और अभिलाषा जी से माफी मांग रहा था। बाकी सब लोग जो प्रांजल की तरफ देख रहे थे वो खुद भी उसी की तरह नीचे बैठे बैठे माफ कर दो, हमें माफ कर दो कहे जा रहे थे। तुम लोग कितने बड़े गधे हो, तुम्हें यह नहीं मालूम कि तुम्हें माफी किससे मांगनी चाहिए, तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं, अभिलाषा जी ने कहा। और उनकी बात सुनने के बाद वो सब डर गए। जितनी ताकत अग्रवाल परिवार के पास थी उसके हिसाब से तो वो इन 100 लोगों से अपने आप निपट सकती थी, लेकिन फिर भी अभी ये हो सकता था या नहीं हो सकता था, इसका कोई भरोसा नहीं था। प्रांजल ने सबसे पहले अपनी तरफ से इस बात पर प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपना चेहरा लकी की तरफ घुमाया और बोला, लकी भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं एक नंबर का गधा आदमी हूँ, प्लीज प्लीज आपसे हमने जो भी कहा ना वो भूल जाइए सर। मेरी आपके सामने कोई औकात ही नहीं है, मैं तो गली का कुत्ता हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ, हम सभी गली के कुत्ते हैं लकी भाई, लकी भाई हमें भी माफ कर दीजिए। लकी सर, हमने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया, हमने आपको बहुत गलत नजरों से देखा। अब बताओ लकी, इन सब लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अभिलाषा जी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को उतना सुना लिया जितना सुनाना था। अब अगर ये आगे से ऐसा कुछ करने की कसम खाते हैं तो मुझे इनसे कुछ नहीं करना, माफ कर देना चाहिए, लकी ने कहा। ये लोग उससे बुरी नजरों से देख रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया और अब उन्होंने माफी मांग ली और लकी ने उन्हें माफ कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था, क्या होता जब लकी अपनी माँ से मिलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा में लीनियर सर्फ पॉकेट FM पर।